साथी, आओ इस सफर में बैठे कहीं, गैर जरूरी बातों से हटकर करें प्रेम उन्मुखी बातें, होकर सहिष्णु और समंदर की तरह धैर्यवान, हमेशा हमेशा के लिए बैठे कहीं। नमस्कार साथियों, मैं सविता सतपत्र के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सतपत्र जिसका उद्देश्य है प्रेम के साहित्यिक एवं अन्य कलाओं को संग्रहित कर लोगों तक पहुंचाना और दुनिया को प्रेममय कर देना। साथियों, इस श्रृंखला में यह सतपत्र का दूसरा आयोजन है और आज का विषय है हिंदी फिल्मों में प्रेम का बदलता स्वरूप। यह कार्यक्रम दो शब्दों में होना है। पहले सत्र में हम हिंदी फिल्मों में बदलते प्रेम के स्वरूप पर बात करेंगे, जिसके वक्ता होंगे गौतम सिद्धार्थ जी। और दूसरे सत्र में शामिल हैं शतपत्र के दो साथी श्री कृष्ण नीरज और विपिन वर्मा। एक बार पुनः हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम चलते हैं शतपत्र के पहले सत्र में, जिसका विषय है हिंदी फिल्मों में प्रेम का बदलता स्वरूप। मैं स्वागत करती हूँ गौतम सिद्धार्थ सर का। गौतम सिद्धार्थ सर भारतेंदु नाट्य अकादमी से नाट्य विधा में डिप्लोमा कर 40 साल से नाटक एवं फिल्मों से जुड़े हैं। विदेशी भाषाओं के साथ साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं की लगभग 75 फिल्मों का हिंदी रूपांतरण कर चुके हैं और स्पाइडरमैन 3, असुरन, केजीएफ जैसी बड़ी फिल्में इनके हिस्से आई हैं। और साथियों, कई रियलिटी शो में सर जज की भूमिका में भी रहे हैं और समय समय पर उनके लेख एवं कहानियां पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। विभिन्न संस्थाओं में नाटक लेखन, लघु कहानी और फिल्म लेखन पर निरंतर कार्यशील रहे हैं सर। मैं बेहद आदर एवं सम्मान के साथ मंच उनके हवाले करती हूँ और सर बताएंगे। कि सर प्रेम आप। हिंद हाँ, हिंदी हिंदी फिल्मों में प्रेम का बदलता स्वरूप कैसा होता है। जी बिकॉज आई एम एन राइटर, मैं राइटर हूं, तो मैं हमेशा फिल्म को इस निगाह से देखता हूं कि सब्जेक्ट को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जी फिल्म कैसे बनती है वो अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट कैसे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि प्रेम फिल्मों में अपना स्वरूप कैसे बदलता है, उसके लिए हमारे पास कुछ 4-5 क्वेश्चन होते हैं और उन जी 4-5 क्वेश्चन को हम ढूंढते हैं कि वो उस फिल्म में कहाँ है। जैसा पहला जी कि प्रेम क्या है, व्हाट इज लव, जी मतलब अब उस फिल्म के हिसाब से प्रेम क्या है। जैसे दूसरा जी है कि प्रेम प्रेम करने की विधि, विधि एक वर्ड गलत प्रोनाउंस करता है। विधि मतलब जी तरीका क्या है कि उस फिल्म में वो दोनों प्रेम कैसे करते हैं, व्हाट इज द उनका तरीका क्या है। और तीसरा होता है कि प्रेम से उत्पन्न होने पैदा होने वाली जो स्थितियां होती हैं वो क्या होती हैं। जी बीइंग ए राइटर बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल इसमें कविता और कहानी नहीं डालूंगा क्योंकि कविताएं तो बिल्कुल ही यूनिक होती हैं, लेकिन हम फिल्मों में जब लिख रहे होते हैं तब। और फिर चौथी जी चीज होती है हमारी कि हम प्रेम को विकसित कैसे करते हैं, हम डेवलप कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हम प्रेम को फिल्म वाले क्या मान के चलते हैं। हम फिल्म वाले प्रेम को वो स्थिति मान के चलते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों को एडमायर करता है। अब ये गानों में आ जाता है कि साहब चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, या ये खोया खोया चांद, या ऐसे अब बहुत सी ऐसी चीजें जो शुरुआत में गानों में ये बात कही जाती है। हमारे एक शायर हैं जिनका नाम है जावेद अख्तर साहब। वो जी उन्होंने तो पूरी पूरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा करके उन्होंने पूरा लिखा। तो लेकिन वो तो शायर कर सकता है, लेकिन जो राइटर होता है उसके सामने कई स्थितियां आती हैं। अब वो एडमायर क्या करता है। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ही एडमायर कराते हैं, तो पहली चीज की वो एडमायर करता है उस प्रेम को जो वो किसी और से करने जा रहा है। जी एक और बड़ी यूनिक सी चीज होती है कि हमारी फिल्मों में प्रेम पुरुष करता है, पुरुष इजहार करता है। पुरुष ही वो लड़की ढूंढता है जिससे वो प्रेम करता है। लड़कियां नहीं ढूंढती कि वो किससे प्रेम करती हैं। ये एक बड़ी अच्छी सी चीज होती है हमारी फिल्मों में जी कि पुरुष तलाशता है उस लड़की को जिससे वो प्रेम करता है। तो एक तो ये हुआ। अब तीसरी चीज है कि साहब प्रेम का तरीका कितने तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम लिख करके वो चिट्ठी देता है और वो और उससे उसको इजहार करने की कोशिश करता है
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो फिल्मों में दिखाई देता है, वो मेरे महबूब एक फिल्म थी, और वो जब दोनों मिलते हैं, वो तो बुरके में भी मोहब्बत थी उनकी, तो शक्ल नहीं देखी उन्होंने फिर भी। तो अब इस तरीके के प्रेम हुआ करते थे, या तो लिख कर कहे या कहकर कहे, कि कहीं मिल जाए तो उससे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पुरानी फिल्मों में जब पेड़ों के इर्द गिर्द नाचा करते थे, तो उस समय इजहार करते थे, या किसी जी और क्रियाकलाप से करने की कोशिश करते थे। मतलब ऐसा कुछ हो रहा होता था कि लड़की के सामने वो कुछ करते थे, जिससे लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। ये शम्मी कपूर साहब किया करते थे। तो ये कुछ और विधियां भी होती थी, लेकिन अभी तक तो यही था। उसके बाद है कि अब हम राइटर्स को ये होता था कि प्रेम करने से या तो वो आपको मिल जाती है, या वो आपको नहीं मिलती है। दो चीजें होती जी थी, या तो वो प्रेम आपको मिलता है, या वो प्रेम आपको नहीं मिलता है। और तीसरी चीज ये है, तो अगर मिल जाता है तो क्या होता है, और जब नहीं मिलता है तो क्या होता है। ये बेसिक स्वरूप प्रेम में किया जाता है, जो आज तक चला रहा है। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक और क्योंकि हम फिल्में लिखते हैं, या हम कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो कि जन सामान्य के सामने जाती हैं, अपनी चीज नहीं होती, स्वांतः सुखाए नहीं है कि आप जो चाहें लिख जी लें। तो इसमें एक कैरेक्टर होता है जो इसको अपोज करता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। जी अब वो कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा करता है, वो विलन भी हो सकता है, वो जी दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो उसको प्यार कर रहा हो, वो समाज हो सकता है, वो कई और। तो प्रेम में कॉन्फ्लिक्ट होना फिल्म में बहुत जरूरी है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। मतलब अगर दो लोगों में प्यार हो जाए, और तो उसके अंदर एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो या तो सामने वाला आ जाए, या कोई दूसरा उसको प्यार कर रहा हो और बीच में इसको अड़ंगा लगा दे, या कोई विलन घुस जाए जो उससे शादी करना चाहता हो, या माँ बाप जो उस लड़के से शादी ना करना चाहते हो, या समाज कह रहा हो कि साहब ये दोनों शादियां नहीं हो सकती, जबकि दूसरे कई लोग, जैसे लाला मजनू है, जैसे सोहनी महिवाल है, ये वो कहानियां हैं जिसमें समाज अगेंस्ट हो गया साहब, वो छोड़ दो, जी माँ बाप तो ठीक है। तो अब इस चीज पर अगर हम आते हैं, तो हमारी फिल्मों में शुरुआत कैसे होती है। अब इसको एक बहुत सिंपल तरीके से लेते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि लड़का ही इजहार करेगा। तो शुरुआत के दिनों में अगर हम अंदाज करके एक फिल्म थी, जिसमें दिलीप साहब थे, और राज कपूर साहब थे, और नरगिस थी। अब ये तीनों जो हैं एक एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो वो ट्रायंगल में ये था कि साहब एक लड़की थी नरगिस, जिससे राज कपूर इजहार कर देता है, और ये प्यार करते रह जाते हैं, दिलीप साहब। तो अब दोनों के प्रेम में दोनों उस लड़की को एडमायर कर रहे हैं। उस लड़की को जो एडमायर करते हैं, वो अलग अलग एंगल से करते हैं। तो अब अंदाज जैसी फिल्म थी, तो उसमें एक ट्रायंगल बनाया है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, मतलब उसके बाद की, इसके पहले की फिल्में हैं बात जिसमें की कि जैसे कि अगर हम मान लें कि जोगन थी। अब जोगन में एक हीरो है, एक हीरोइन है, दिलीप साहब हैं, नरगिस हैं, और वो उनकी फिल्म में जो उन दोनों का की मोहब्बत थी, वो उसके अंदर का ऑब्स्टिकल कुछ और था। बट अंदाज एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें एक तीसरा व्यक्ति घुसा। ये शुरुआत की फिल्मों में एक ट्रायंगल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, अंदाज। उसके बाद अब हम आते हैं देवदास। अब देवदास एक ऐसी फिल्म थी 57 में, जो कि 55 में, जो कि एक ऐसे प्यार का इजहार कर रही थी, जो कि अपने प्यार में कह तो पाता है, लेकिन अब उसकी स्थिति, जो हमने आपसे कहा ना कि कि वो उसको मिलती है या नहीं मिलती वाली सिचुएशन पे आ जाता है, या जी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। तो ऑब्स्टिकल कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये बेसिक हमारी कहानियों में। अभी हम इस पे ही चल रहे हैं कि पुरानी फिल्में कैसे काम कर रही। और उसके बाद आती प्यासा। प्यासा की तो बिल्कुल ही अलग कहानी थी। वो एक आदमी था, गुरदत्त साहब वैदर रहमान से इश्क कर रहे हैं, और वो इश्क का क्या स्वरूप था। वो जब इस प्यासा को हमारे वो लिख रहे थे, राइटर हैं वो अबरार साहब, मैंने उनको करीब एक 4-6 महीने असिस्ट किया था अपनी शुरुआती दिनों में। उनका आखिरी दिन थे, हमारे शुरुआती दिन थे। तब मैंने उनसे पूछा था कि आप प्यासा लिखते वक्त क्या सोच रहे थे, मतलब आपने इस एंगल को कैसे डेवलप किया था जब ये प्यासा बनाई जा रही थी।
क्योंकि उन्होंने कागज के फूल भी लिखी थी। तो अबरार साहब का कहना यह था कि देखो, जब हम किसी दो लोगों को इश्क में मुब्तला करते हैं, अब देखो ये करते हैं वर्ड जो है राइटर का है, जी। ये हो नहीं रहे हैं, ये फिल्मी राइटर दोनों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा जोड़ने। है। ये अनजाने से पैदा नहीं हो गए हैं, वो बनाए गए हैं कि साहब इस तरीके से ही जुड़ेंगे। जो हमने कहा ना कि कैसे जी। आप किस तरीके से जोड़ते हैं, फिर उन्होंने कहा जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें लगता है यार ये तो आसान हो गया, कहानी हो गई। अब इसके अंदर चक्कर ये हुआ कि साहब उन्होंने कहा कि हम इसमें मुसीबतें पैदा करें, तो जो मुसीबतें हैं वो उस कैरेक्टर के हिसाब से पैदा हो, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कैरेक्टर्स की मुसीबतें आएंगी। तो वो जी। कहानी जो प्यासा थी वो इसीलिए अलग बनी कि वो कैरेक्टर अपनी अपनी परेशानियों से एक दूसरे के बीच में ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, जबकि जबकि समाज बनता है। लेकिन उसमें तो वो एक रहमान भी थे और ये भी था, वो दो तीन चीजें और थी जो उसको कर रही थी, लेकिन इन दोनों के आपस के कैरेक्टर भी उसमें कहीं भिड़ रहे थे, तो कैरेक्टराइजेशन ही कहीं उनका दुश्मन बन रहा था। अब देखो ये राइटिंग का खेल चल रहा है। उसके बाद आता है मुगले आजम। मुगले आजम तो सभी जानते हैं कि भाई एक राजा जी। था और एक उसका एक बेटा था, और उसके बीच में वो हमारा जो अकबर था वो सलीम की मोहब्बत ही नहीं, वो दीवारों में चिनवा दो, क्यों कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, सारे बवाल। तो उसका दुश्मन उसका बाप ही था। तो जी। और बाप क्यों था, वो उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं था, लेकिन वो बाप क्योंकि बाप था और ये कनीज थी, तो दोनों के बीच में अब कैसा हो सकता। अब यहाँ क्या आया कि अब यहाँ से हाँ। इसके पहले एक एक स्थिति शुरू होती है जिसमें ये कहा जाता है कि साहब तीन चार तरीकों से आप मतभेद क्रिएट कर सकते हैं। तो जाति पर भी मतभेद क्रिएट कर सकते हैं। एक आप जिसको कि हम कहते हैं कि अमीर गरीब का एक एक एंगल डाल जी। सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और एंगल डाल सकते हैं, वो है विचारों के कॉन्फ्लिक्ट का, जो बात की फिल्मों में देखने को मिलेगा। अब हम नीचे आते हैं तो धीरे धीरे, जैसे एक संगम थी, अब संगम भी ट्रायंगल, संगम भी ट्रायंगल थी, वो राजेंद्र कुमार और राज कपूर और वैजयंती माला की। तो अब ट्रायंगल 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 लोग खेलने लग गए कि साहब ट्रायंगल को हम कैसे जोड़ें, और ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल को ही हम कॉन्फ्लिक्ट में लाएं, बजाय इसके कि हम किसी और को बाहर से डालें। फिर आई पड़ोसन। पड़ोसन इन सब का अपवाद थी। पड़ोसन में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि ये सारी चीजें उसमें डाली जाएं, कुछ नहीं। एक आदमी जो अनपढ़ सा है और वो एक लड़की से इश्क करने लगता है जो बहुत खूबसूरत है, और एक बेढंगा सा जो उसका टीचर जो उसको पसंद करता है। अब इसके अंदर कहीं कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ऑब्स्टिकल वो लड़की ही है जिससे इश्क किया जा रहा है। तो अब अब देखिए कि ये जो ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ ये लड़की के थ्रू क्रिएट हुआ, लड़की ही दोनों के बीच की ऑब्स्टिकल है, लड़ाई इन दोनों में चल रही है और ऑब्स्टिकल लड़की है। तो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया। तो इस तरीके से हमारे जो ये प्रेम है ये सब इस तरह से चलते 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 बॉबी पे आए। बॉबी में कहाँ अटके हम, बॉबी में फिर वही अमीर गरीब। तो बॉबी से एक नया अध्याय शुरू होता है जहां से कि इनोसेंट लव स्टोरी शुरू होती। तो दो स्तर पर स्टोरीज लिखी जाने लगी, एक थी मैच्योर लव स्टोरी और एक थी इनोसेंट लव स्टोरी। बॉबी इसलिए हमारे फिल्म जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि वो इनोसेंट लव स्टोरी थी, और उस लव स्टोरी में उनके लिए वो अमीर गरीब कोई माने नहीं रखता, कैरेक्टर के लिए अमीर और गरीब के माने रखता। तो ये पूरी जो बॉबी थी उसने यहाँ से लव स्टोरीज को या प्रेम संबंधों को बदलना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं ना बदलाव। तो अब बदलाव। तक जितने भी कॉन्सेप्ट आए, जिसमें कि अगर हम माने कि सन 60 के बाद से शम्मी कपूर, शशि कपूर, जॉय मुखर्जी, उसके बाद राजेंद्र कुमार, पूरा पूरा वो लव पूरा एंगल, फिर राजेश खन्ना, इसके बीच में बॉबी आके लव इनोसेंट लव स्टोरी चली गई। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव ये आना शुरू हुआ कि ये मैच्योर लव स्टोरी से इनोसेंट लव स्टोरी की तरफ जाने लगी, जैसे कयामत से कयामत तक। जी। कयामत से कयामत तक जो थी वो इनोसेंट लव स्टोरी 1988 की बात थी। और यहाँ ये वो माइलस्टोन्स हैं जो हमारी लव स्टोरीज को चेंज करते हैं। तो वहां पर कयामत से कयामत तक सभी जानते हैं कि वो क्या था और कैसे था, उसके उसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब जी। ने फिल्में
हमने बहुत देखी। देखें। बाद एक अब एक और फ़िल्म आती है, हम हैं राही प्यार के। वो आती है 1993 में और वो चोरी-चोरी का रीमेक है। अब चोरी-चोरी एक ऐसी फ़िल्म थी जो मैच्योर लव स्टोरी थी और उस जी। मैच्योर लव स्टोरी को एक इनोसेंट लव स्टोरी में चेंज किया गया था। तो अब आप अगर चोरी-चोरी को देखें और हम हैं राही प्यार के को देखें, तो कैसे एक मैच्योर लव स्टोरी, एक इनोसेंट लव स्टोरी, इनोसेंट लोगों के बीच की लव स्टोरी कैसे बन सकती है? ये भी एक बदलाव का कारण, मतलब बदलाव की एक बहुत अच्छी स्थिति दिखती है। अब देखिए प्रेम प्रसंग, अब प्रेम को करने के तरीके और जो हमने 4 पॉइंट कहे हैं आपसे कि प्रेम क्या है? अब इन लोगों के लिए प्रेम की परिभाषाएँ बदलने लगी। ये एडमायरेशन की तरफ कम और इन्फैचुएशन की तरफ थोड़ा-सा टिल्ट होने लगे। झुकाव। जी। पहले इन्फैचुएशन नहीं होता था, पहले जो है था वो एडमायरेशन होता था। तो ये जो टिल्ट हुए इन्फैचुएशन की तरफ, जो बॉबी में से शुरू हुआ जब उसने पल्ला खोला और हाथ में उसके आटा लगा हुआ था और उसने चेहरे से ये कि एक आइकॉनिक शॉट है। मतलब ये प्रेम का एक आइकॉनिक शॉट। तो जी। वहाँ से ये बदलाव शुरू होता है और एक और फ़िल्म आती है फिर इसी बीच आशिकी। आशिकी टोटली इन सब की एक पराकाष्ठा है। वो दोनों बच्चे जो कि नए-नए महेश भट्ट ने लिए थे, नाम राहुल रॉय और एक और लड़की। अब लड़की का चेहरा-वेहरा आप देखें तो वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं। लेकिन अब इसकी लव स्टोरी जो थी वो आशिकी थी, वो पराकाष्ठा तक पहुँचती है, तभी उसका नाम आशिकी है। और उसमें इन्फैचुएशन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होते हुए भी एक एक एडमायरेशन। अब वो एडमायरेशन पता नहीं चलता अब, क्योंकि वो इन्फैचुएशन की तरफ ज़्यादा है। अ, अब इसके बाद एक और फ़िल्म आती है जिसका नाम है हम दिल दे चुके सनम। देख पसंद। अब हम दिल दे चुके सनम को अगर आप अब कहानियाँ बदल रही हैं। अब वो जो हमने शुरू में 4 पॉइंट आपको बताए थे कि प्रेम क्या है, प्रेम करने की विधि क्या है, प्रेम के से उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ क्या हैं और प्रेम कैसे विकसित हो रहा है। हाँ, दिल दे चुके सनम को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया गया। दिल दे चुके सनम में एक आदमी आता है जो कि इस लड़की से इश्क नहीं करता, ये लड़की इश्क करने लग गई है और वो नहीं कह पा रही है। और ये लड़का अभी फ्लैम्बॉयंट तरीके से आ रहा है, जा रहा है, उसको ये लड़की समझ में नहीं आता है उसको क्या कर रहा है। लेकिन लड़की अब यहाँ से कहानी पलटना शुरू होती है कि लड़की ने इश्क करना शुरू कर दिया। अब वो पहले सुरैया-वरैया करती थी, वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ एम्फेसिस जाने लगी है लड़की के ऊपर, लड़की इश्क करने लगी। जी। और इसी के बाद हम दिल दे चुके सनम के बाद आती है ताल। मैं बहुत इन शॉर्ट ही बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत बात हो जाएगी। अब हम इसके बाद आते हैं ताल पे। ताल एक ऐसी कहानी थी जिसमें कि एक आदमी जो फेक है, मतलब उसकी जो स्थिति है, जो वो करता है या कहता है, जो जो मार इश्क 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 और इश्क इश्क करता रहता है, वही फेक है। और एक फेक आदमी से एक ऐसी लड़की प्यार करने लगती है जो कि लिटरली एक ऐसे समाज से आई है, ऐसी जगह से आई है कि साहब वो वातावरण ही उसका मोहब्बत है। अब ये वातावरण कहाँ से आता है? ये वातावरण हमारी फ़िल्मों में जो आना शुरू होता है वो आप गानों में देखना शुरू करें। मैं अभी थोड़ा-सा 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा। गानों में देखिए ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ बुला रही हैं तुमको, हैं? या तुम कहाँ जाओगे? ये रास्ते मेरी बाहें, ये फलाना। तो खोया खोया चाँद या इस तरह के गाने आपको नेचर से ला रहे हैं। मतलब हर बार हम नेचर की तरफ जाते हैं, इश्क को बताने के लिए इश्क नेचर है। इश्क जो है इंसान तो है ही है, लेकिन नेचर भी है। ये साहिर-वाहिर साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी ये लोग करते थे कि प्यार को दर्शाने के लिए नेचर का सहारा लिया करते थे। अब ये नेचर का सहारा जो है वो धीरे से जो है वो ताल में भी है। अब वो लड़की नेचर से इश्क करती है और उसको इन सारी चीज़ों से वहाँ पर आकर के वो एक नई कहानी गढ़ते हैं। तो ताल जो लिखी थी वो सचिन भौमिक साहब ने लिखी थी और सचिन भौमिक साहब के साथ भी मैं बाय द वे 2 साल रहा। तो सचिन भौमिक साहब ने आराधना भी लिखी थी और सचिन भौमिक साहब ने कोई मिल गया भी लिखी थी और कई वो महान राइटर थे।
और सचिन भौमिक साहब के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे। तो सचिन साहब ये कहा करते थे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट इश्क नहीं, क्योंकि इश्क तो अब तक डेवलप हो चुका, हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है इश्क कैसे डेवलप हो। मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहां से आए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं भूलना है क्योंकि हम राइटर है। और दूसरा ये है कि ये इश्क को डेवलप कैसे किया जाए, तो इवेंट्स क्या होंगे। तो सचिन भौमिक साहब की एक पूरी कोशिश ये होती थी कि वो इवेंट्स लाते थे। तो वो एक नया राइटर आया है जिसने नए तरीके से लिखना शुरू किया, सचिन भौमिक। तो मैं उनके साथ 2 साल रहा तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे कोई मिल गया इश्क की कहानी। अब लेकिन इश्क की कहानी है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए एक बाहर से एक आदमी आया, वो आया हुआ है जिसकी चोंच निकली हुई है, जो बड़ी बड़ी आंखों वाला। तो एलियन। वो इश्क डेवलप करा, हाँ, जादू। वो इन दोनों के जादू। बीच की इश्क। हाँ, तो अब कहने का मतलब है कि साहब आप एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना है। इनका दुश्मन कौन है? इनका दुश्मन वो है जो उसको ढूंढ रहे हैं, किसको? जादू को। इश्क किसका चल रहा है? इनका। और वो जो छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है, जो लड़की है उसके, वो जानती है छोटा है। तो यानी एक नया कॉन्फ्लिक्ट। इसके बीच में मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था चंद्रमुखी। मैं उसमें चीफ असिस्टेंट था, और उसमें सलमान खान और श्रीदेवी की वो पहली फिल्म थी, जिसमें भी बच्चा बड़ा हो जाता है। उसको एक दिन बच्चा बड़ा हो जाता है, और वो और एक परी है जो उसके पास आती है, वो चंद्रमुखी। तो वो भी कुछ कहानी वैसी ही थी, लेकिन उन्होंने तो कोई मिल गया में ठोस पकड़ा दिया कि भैया ये है। अब इसके बाद अगर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं तो कहानियों में बदलाव का स्वरूप दिखना शुरू होता है, वो है रिफ्यूजी। संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं। वो फिर से जावेद अख्तर साहब। रिफ्यूजी क्या है? अब रिफ्यूजी प्रेम की कहानी, बॉर्डर लाइन के इधर उधर की कहानी है वो। गदर एक प्रेम कथा भी वैसी ही है, लेकिन वो अलग है। ये प्योर लव स्टोरी रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी में हुआ ये कि साहब, इश्क तो भाई है, लेकिन ये बॉर्डर वाइज इश्क है। इसमें बॉर्डर इंपॉर्टेंट है, इनका इनके बीच की का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बॉर्डर है। और उस बॉर्डर को इन्होंने रिफ्यूजी में दर्शाने। अब देखिए कहानी के सब्जेक्ट बदलेंगे। रोजा। रोजा एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कि वो उन लोगों के बीच का दुश्मन एक टेररिस्ट था, लेकिन वो टेररिस्ट जानता नहीं था कि इन दोनों के बीच का है, क्योंकि उसने लड़की पकड़ ली। तो अब सब्जेक्ट्स के अंदर जो किस तरीके से इश्क को बदला जाए, जो अब तक पेड़ फूल पौधे और समाज चल रहा था, वो समाज बीच से हट गया। इसके बाद एक कहानी आती है जिसका नाम है कि हम और तुम। अब हम और तुम, या एक और आती है फिल्म जिसका नाम है कि रहना है तेरे दिल में। भाई साहब, वो जो इश्क करने वाला था वो इतना उद्दंड था, इतना बदतमीज था, और इतना बदमाश था कि वो उस लड़की को छोड़ दे, उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो जो हमारे आर माधवन और इसकी दिव्या, ये जो दिया मिर्जा की। तो कहानी के सब्जेक्ट में करने के लिए ये चीजें शुरू हो गई। वो रहना है तेरे दिल में हम लोगों के लिए, जो उस समय के राइटर्स थे, जब इन्होंने 2001 में ये फिल्म आई थी, हम राइटर्स को ये बताया कि नहीं यार, अपने सब्जेक्ट बदल दो अब। जो बाद में वो जो एक और फिल्म आई जिसमें वो नीचे खड़ा होके कहता हो कि मैं करूंगा गंदी बात, गंदी बात। वो जो आई, वो उस फिल्म का नाम मैं भूल गया। तो इस पैटर्न की फिल्में आनी शुरू हो गई। इसी में एक बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी आई जिसका नाम था चीनी कम। अब चीनी कम और वेकअप सिड। अब आप वेकअप सिड देखते हैं तो उसमें लगता है वो लड़की जो बड़ी उम्र की है, और जो ये सिद्धार्थ है, इश्क कौन कर रहा है? इश्क वो लड़की कर रही लड़की है, ये कर रही लड़का नहीं कर रहा। तो अब इसके सब्जेक्ट बदलते बदलते जब भी मेट पुरानी कहानियों पर डिपेंड हो गई। जैसे अब इसके इसके साथ इतनी चीजें घूम गई कि एक प्यार के साइड इफेक्ट करके एक फिल्म आई। वो इनको, अब ये जो राइटर्स हैं, जो इंडियन हॉलीवुड, जिसको हम कहते हैं बॉम्बे इंडस्ट्री के, जो हिंदी फिल्मों के राइटर्स हैं, उन्होंने बेकअप सेट के बाद जब प्यार के साइड इफेक्ट लिखी, तो उसके अंदर उन्होंने उन सारी चीजों को बताया जो अब तक हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, कि भैया इसका इफेक्ट क्या है। जो हमने तुमसे कहा कि शुरुआत में हम ये देखते हैं कि मिलता है तो क्या मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो क्या नहीं मिलता। ये इसने डायरेक्टली बात करनी शुरू की, यानी सब्जेक्ट का बदलाव डायरेक्ट हो गया। फिर विकी डोनर इज ए वेरी टोटली डिफरेंट।
और उसके बाद बर्फी। बर्फी तो मेरे हिसाब से तो इश्क की एक ऐसी कहानी जो न कही जा सकती है न बताई जा सकती है। उसको कैसे किया सुजीत, जो जो उसके डायरेक्टर थे, सुजीत थे या कौन थे, उन्होंने उन्होंने ये सब्जेक्ट बड़ा यूनिक उठाया। ये भी एक माइलस्टोन है इश्क का, कि वो डंडा वो काट करके गिरा देना और क्या करना, और जो कि वो बोल नहीं पाता है उसके अभी इवेंट्स। उसके बाद एक फिल्म आती है लव आज और कल। ये उस लव को टूट जाने को जश्न में बदल देती है। यानी अब इश्क जो है वो मेंटल लेवल पे नहीं रह गया, ये फिजिकल लेवल पर कहीं पहुंच गया। मतलब जिसको हम कहते हैं कि अब स्वार्थ से जुड़ने लगा है। मोहब्बत अब स्वार्थी हो गया है। तो मोहब्बत अगर स्वार्थी हो गई है या प्रेम स्वार्थी हो गया है, तो उसका क्या स्वरूप बनता है? जैसे दम लगा के हंसा, इसमें समझ में नहीं आता इश्क क्यों किया जाता। अब हम इसमें सारी फिल्मों में यश चोपड़ा को छोड़ दे रहे हैं। हम यश चोपड़ा की कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिलसिला की नहीं बात कर रहे हैं, हम चांदनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन सबको कुछ नहीं बात कर रहे हैं, हम वीर ज़ारा की बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधे सीधे उनकी बात कर रहे हैं कि स्वरूप कैसे बदल रहा है। और फिर एक फाइनली एक फिल्म आती है जिसका नाम है ब्रेक के बाद। अब आपकी जब टूट जाता है तब, तो बेसिकली ये बदलता हुआ स्वरूप जो स्त्री और पुरुषों में बना, वो जो प्रेम बना वो यहां तक आया। तो आज का जो स्वरूप बना वो नहीं रह गया जो सन 50 में या से शुरू हुआ था। वो ट्रायंगल खत्म हो। वो मेरे भैया की दुल्हन क्या है वो, एक फिल्म है ना वो, क्या उसका बड़ा प्यारा सा नाम है कि मेरे ब्रदर की दुल्हन। मेरे ब्रदर के लिए, जी। आप मेरे ब्रदर की दुल्हन देख लीजिए आप, उसमें एक ट्रायंगल बन जाता है, लेकिन वो जी। ट्रायंगल घर ही घर में बन जाता है। तो वो इस तरीके से ये सब्जेक्ट जो बदले वो अब, क्योंकि समाज बिखर गया है, अब हम सिंगल फैमिलीज पे आ गए हैं और रिलेशनशिप टूट टूट के कहीं बिखर गई हैं। तो इसमें मामा काका चाचा दादी ये नहीं आ पा रहे हैं। वो दम लगा के हिस्सा में है। वो तुम एक इश्क है जिसमें कि कहते हैं बधाई, बधाई हो। वो भी एक अलग तरीके की इश्किया कहानी। अब लोगों ने फैमिली लेकर लिखना शुरू किया, जो कि ठीक है। तो फाइनली ये बदल गया स्वरूप। अगर हम बात यूं करें कि सन 50 से अब तक पहुंचते पहुंचते हम मधुमति वाली सिचुएशन से बाहर आ गए। तो ये राइटर्स को भी बदलना पड़ता है कि इस तरीके से स्वरूप बदला है। इसको इसको आगे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर तुम कोई और प्रश्न पूछना चाहो तो मैं यहीं इसको रोकता हूँ, कि प्रश्न बनते हाँ होंगे। जी सर, बहुत ज्ञानवर्धक रहा है। और सर, एक प्रश्न है कि भूमंडलीकरण का प्रेम पर मतलब किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है? ग्लोबलाइजेशन सर। भूमंड देखो, इस पे एक फिल्म आई थी कार्तिक वर्सेस कार्तिक। कार्तिक जी। इस तरह की कुछ फिल्में, जैसे कि वो 12:35 की लोकल। अब आप जब इस तरह की मैं उनका इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो प्योरली आज के समाज में फंसे हुए उस लड़के और लड़की कहानी है, जिसमें इश्क इंपॉर्टेंट नहीं, कैरियर इंपॉर्टेंट। जी। और अब लोग इश्क करना नहीं चाहते। अब वो जी। जो जो लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे को एडमायर नहीं करना चाहते, वो अब नेचर से नहीं जुड़े हुए हैं। उनके अगल बगल नेचर नहीं है। उनके घर की खिड़की खुलती है तो सामने वाले की खिड़की दिखाई देती है, पेड़ नहीं दिखाई देता है। तो वो जब खिड़की खोलते हैं तो किसी के घर के सामने में लटका हुआ सूखता हुआ कपड़ा दिखाई देता है। या जब वो घर से नीचे झांक के या बाहर झांक के देखते हैं तो वो नीचे ट्रेनें या क्या कहते हैं, ट्रैफिक चलती हुई दिखाई देती है। वो सड़क पर निकलते हैं तो वो लड़की नहीं देख रहे होते हैं, या अपने किसी को एडमायरेशन की चिंता में नहीं रहते हैं। वो इस चिंता में रहते हैं कि हम समय पर कैसे पहुंचे। तो कहने का मतलब यह है कि आज का परिवेश प्रेम के बदलते स्वरूप में सिर्फ वहां तक पहुंच गया है जहां एक दूसरे के लोग एक दूसरे को सिर्फ सपोर्टिव हो सकें,
सपोर्टिव वर्ड को आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर हम एक दूसरे के, एक लड़का और एक लड़की अगर सपोर्टिव नहीं है तो वो प्रेम नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सुबह उठ के मैं ही चाय क्यों बनाऊं, भाई मैं भी तो कमाती हूँ। लड़का, मैं तो रात को 11-12 बजे तक काम करके लौटता हूँ, तो यार तो ये तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। लड़की कि साहब मैं सुबह शाम को आज 7 बजे आ गई हूँ, तो मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि आज हम कहीं बाहर जाएंगे, तो आप अकेली चली जाइए, तो फिर हम साथ क्यों आए। तो इस तरीके की बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होना ही एक तो आजकल बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि एक स्लोगन आज से करीब 12 साल पहले से शुरू हुआ है, जिसका नाम है डिंक फैमिली, डबल इनकम नो किड्स फैमिली, जिसमें बच्चे नहीं होते बट डबल इनकम होती है। तो इश्क कहाँ है? नहीं, क्या बच्चों से ही इश्क होता है? नहीं, लेकिन आप किसकी केयर कर रहे हैं, एडमायरेशन किसकी है। प्रेम की पहली परिभाषा है कि आप किसी चीज को एडमायर करते हैं। तो आप एडमायर क्या कर रहे हैं? पैसा, आदमी, इज्जत, या अपने लिए उसका उपयोग। इस पे फिल्में बननी शुरू हुई। आप इस तरीके के अंग्रेजी फिल्में देखेंगे, अभी हिंदी फिल्मों में इस तरीके के ट्रेंड नहीं शुरू हो पाए हैं, क्योंकि हिंदी फिल्म वाले डरते हैं कि कहीं कुछ औरतें इस तरह से, लड़कियां इस तरीके से वो न करने लग जाए कि नहीं साहब। नहीं तो बहुत से लोगों ने बनाई है, जैसे जैसे वो पिंक है, जैसे और भी बहुत फिल्में हैं। तो ये स्वरूप बदल गया है, प्रेम का स्वरूप अब बदल गया। अब उपयोगात्मक हो गया। ये जी सर। एक सेकंड, बहुत एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ सॉरी। जी सर, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सर आपने इस प्रेम के विभिन्न स्टेट्स को दिखाया है। किस प्रकार जो पुरानी फिल्में थी ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू होकर के जो रंगीन फिल्में आई, उसके बाद से किस तरह से भूमंडलीकरण का प्रभाव प्रेम पर पड़ रहा है, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। लड़कियां प्रेम नहीं करती थी, लड़कियां एक्सपेक्टेशन करती थी लड़कों से, लेकिन अब लड़कियां भी आगे बढ़ती हैं, प्रेम को स्वीकारती हैं। तो असमानताएं, अमीरी गरीबी किस तरह से प्रेम को प्रभावित करती है, वो सारी चीजें आपने बताई, और उम्मीद है कि दर्शक हमारे बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे इससे। सर धन्यवाद। दो पंक्तियों के साथ अब हम सतपत्र के दूसरे सत्र में प्रवेश करेंगे। लक्ष्मण प्रसाद का एक शेर है कि इश्क है, दर्द है और वफा है यहाँ, इश्क है, दर्द है और वफा है यहाँ, अपने हिस्से में भी कारवा है यहाँ। साथियों, अब हम सतपत्र के दूसरे सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस सत्र में हम गौतम सिद्धार्थ जी की किताब अगर मगर किंतु लेकिन परंतु पर बातचीत करेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे सतपत्र के ही दो साथी विपिन वर्मा और श्री कृष्ण नीरज। श्री कृष्ण नीरज मेरठ विश्वविद्यालय से रिसर्च कर रहे हैं, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख, कविताएं एवं समीक्षाएं प्रकाशित होती रहती हैं। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण का स्वागत करती हूं, और वो आए और अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद सुनीता। गौतम सिद्धार्थ जी की पुस्तक अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, इस पुस्तक पर चर्चा का आयोजन किया, क्योंकि चर्चाएं होती रहती चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो साहित्य में, हमारे समाज में, हमारे पाठकों के बीच नहीं आ पाती, और पाठकों के बीच न आ पाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सारे गुटबाजियां हैं लेखकों में, और वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। और किताब पर चर्चा एक महत्वपूर्ण चर्चा है,
अगर हम इस किताब की बात करें तो ये किताब अपने आप में नई तरीके की किताब है। तो ये किताब में पढ़ते हुए महसूस किया कि शायद ये पहली बार मैं इस तरह के किताब को पढ़ा हूँ, एक किताब के अंदर एक किताब है। वो किताब, ऊपर की किताब ये कहती है, जो अंदर की किताब के बारे में बातचीत करती है। अंदर की किताब एक बच्चे की अपनी डायरी हुआ करती है। पहले की किताबें ऐसी हुआ करती थी कि रचनाकार नरेट करता था सीधे, फिर धीरे धीरे पात्र के रूप में मैं शैली में अपनाया करता था। लेकिन इस किताब में ऐसे सूक्ष्म तरीके से, ऐसे व्यवस्थित तरीके से एक डायरी को रखा गया है जो कहीं से भी अलग से जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता है। हम सबसे पहले इसकी कहानी पर बात करते हैं। ये डाकघर से प्रेरणा लेकर लिया गया है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक नाटक है डाकघर, और सिद्धार्थ जी ने उसी से प्रेरणा लेकर इसको लिखा है, और ये किताब फिल्मों के प्रदर्शन के लिए तैयार है। और उन्होंने बताया था कि ये फिल्म बन चुकी है और रिलीज होने को है। आपकी आवाज नहीं आ रही है कृष्ण जी। उसकी प्रस्तुति थी और उसका शिल्प था, उन शिल्पों से अलग ये ऐसा शिल्प का वृत्तांत रहता है जिसमें हम बड़े लोग कैसे बच्चों को समझते हैं, या एक बच्चा कैसे अपनी बात को कहता है। कहानी है कि इसका एक नायक है अमन, कक्षा 8वीं कक्षा का छात्र है, और जो ब्रेन की कीमत की बीमारी से ग्रसित है, और उसके माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया है, और अपने दादी के साथ मुंबई के पुराने घर में रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अचानक उसकी बेहोशी आ जाती है, और उसकी वजह से घर वाले डर के उसके स्कूल जाना बंद कर देते हैं। स्कूल जब जाना बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं जो दबी रह जाती हैं। एक उसे पता नहीं होता कि हम किस बीमारी से ग्रसित हैं, और क्योंकि एक बीमार बच्चे को हमारा समाज किस तरह से देखता है, और बीमार वो भी बच्चा, जब कोई बड़ा व्यक्ति बीमार होता है। इधर मैं कुछ दिनों पर एक मनोवैज्ञानिक से मिला था, तो वो बहुत सारे मनोविज्ञान के तह में जाकर के बातचीत करते हैं। लेकिन क्या बाल मनोविज्ञान, क्या एक बच्चा में बीमार होता है तो उस पर कैसे बातचीत की जा सकती है? लेकिन उस पर बातचीत करने के लिए किताब बहुत गौतम जी ने बहुत तह में जाकर के उस पर बातचीत किया है। जैसे कि कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है, कैसे उसकी इच्छाएं आती हैं, और कैसे वो घर वालों से या समाज से अलग होता है, कैसे जुड़ता है, कैसे उसकी जो परिकथाएं होती हैं वो उन्हें याद कराती हैं, कैसे गुजराती हैं। अब सीधे उनसे बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान के तह में जाकर कैसे गौतम जी उसका ताना माना, कथा का ताना माना रखते हैं। तो ये एक्चुअली में बताएं तो ये किताब परी कथा नहीं है, बल्कि बच्चे के मन में चलने वाली उपापों का दस्तावेज है। इसमें जो बच्चा, जैसे हम ईश्वर को देखते हैं, वैसे एक बच्चा कैसे ईश्वर को देखता है। हम तो ईश्वर को दो तरीके से देखते हैं, या तो एकदम श्राद्ध हो जाते हैं, या तो फिर कहते हैं कि यार ईश्वर है नहीं, अगर ईश्वर होता तो अब तक कुछ जरूर बदलाव आता। लेकिन बच्चा क्या कहता है, अरे भगवान तो वहां आपस में बातचीत कर रहे होंगे, इसमें फुर्सत होंगे तो ये जो बारीकियां हैं, क्योंकि बच्चा इस ईश्वर अनिश्वरवाद में नफरत करके वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां ईश्वर अनिश्वर कुछ नहीं होता, उसके साथ एक अलग की कल्पना होती है। और उसको बहुत ही सूक्ष्मतम तरीके से सर ने बताया है। और कैसे बच्चा खेल में भाग लेता है, कैसे खेल में कितनी भी बीमारी हो जाए बच्चे को, लेकिन उसको जाना है तो जाना है, और उसके जाने के लिए बहुत सारे बहाने हुआ करते हैं। उन बहानों में उस बहाने के छोटे छोटे तरीके होते हैं जिसको प्रस्तुति के जरिए दिखाया जा सकता है। किताब पढ़ने पर महसूस होता है कि हम बच्चे कैसे बहाने बना करके खेल खेलते हैं, कैसे बहाने बना करके चुपके से घर से निकलते हैं, और कैसे बहाने बना करके वो अपने दोस्तों का सहयोग करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं और सहयोगी होते हैं, और इन पर कोई बात नहीं करता है। इस बच्चों का जो सहयोग होता है, बच्चे बड़ों का सहयोग करते हैं, वृद्धों का करते हैं। और सर ने दिखाया है कि किस तरह से बच्चे वृद्धों को किस तरह से देखते हैं। वृद्धों को या तो वृद्धों से डरते हैं सामने,
या तो बहुत ज्यादा जो वृद्धों को परेशान करते हैं उनसे मजा भी लेते हैं। उनके मजा लेने में, वृद्धों को जो मजा लेने में उनका एक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो, और तो उस सब में उनके एकदम एकदम क्लियर शब्दों का इस्तेमाल किया है कि किस तरह से बच्चे वृद्धों को बोलते हैं कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है कि जब एक बच्चा घर में होता है और घर में समस्या होती है, माता पिता में झगड़ा चल रही होती है। अगर माता पिता में, पेरेंट्स में झगड़ा चल रही है तो सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है। और बच्चा हमेशा ना तो वो पिता का पक्ष ले पाता है, ना तो माता का पक्ष ले पाता है, और वो हमेशा आपस में घुलता है, दोस्तों से बातचीत करता है कि हमारे यहाँ झगड़ा होती है, घर में जाने का मन नहीं करता है। और लेकिन ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, हमारे बीच में आना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं तो बच्चे को ना ही मानसिक संतुलन पे झगड़ा प्रभाव पड़ता है उसका, बल्कि उसके आने वाले असर पर, वो जो 20, 22, 25 साल का हो जाता है तब तक उसका प्रभाव रहता है। बहुत सारी चीजें होती हैं तो बचपन में छूट जाते हैं और आगे चलकर नहीं छूटती हैं। और इन्होंने दिखाया भी है, गौतम जी ने दिखाया है किस तरह से बच्चे माता पिता के झगड़े को किस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हर बच्चा प्रयास करता है। और अ, बच्चे घूमते हैं, मस्ती करते हैं, और घूमना मस्ती करना उतना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि एक बीमार बच्चा है तो किस तरह से घूमता है। और उसके एक चाचा रहते हैं, लेकिन चाचा चुपके से कैसे उसे घुमाने ले जाते हैं, उसके दादी से बचा करके उसे घुमाने ले जाते हैं। यह एक बहुत ही मतलब फिल्मी तरीके से रचा गया है। इसमें फिल्मों का प्रभाव है सबका, कि किस तरह से प्रस्तुत कर किया जाता है किसी किताब को। कोई भी संरचना आ रही है, कोई भी दृश्य आ रहा है, और इसको पढ़ते हुए ऐसे महसूस होता है कि हम फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म का एक एक फ्रेम कैमरे के सामने आ रहा है। और गौतम सिद्धार्थ सर बच्चों की नजर में प्रकृति को दिखाते हैं। जैसे हम प्रकृति को दूसरे तरीके से देखते हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो रोमानियत के तरीके से देखते हैं, हम पर्यावरण के तरीके से देखते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं तो अपने पुराने अतीत के नजरिए से देखते हैं। लेकिन सर उसे बच्चे के नजरिए से दिखाते हैं, और बच्चा किस तरह से जंगल काटने को लेकर के सोचता है। एक संवाद है कि अमल कहता है कि जंगल कट रहे हैं तो पंछी अपना घर कहाँ बनाएंगे, क्योंकि बच्चे को अब जो संबंध होता है वो पक्षियों से होता है। पक्षियों को जो देखते हैं, उनको चहकते हुए देखते हैं, तो वो पक्षियों की चिंता करते हैं, और पक्षियों से उसका क्योंकि संबंध सीधे पर्यावरण से, तो सर ने पर्यावरण की बात की है, लेकिन बच्चे किस तरह से पक्षियों की बात करते हैं और हो रही होती है वो पर्यावरण की बात। और एक बड़ा मुद्दा यहाँ इस किताब में आया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान की किताब है, फिर भी स्त्री विमर्श इस किताब में देखने को मिलता है। स्त्री विमर्श इसलिए देखने को मिलता है कि एक वर्किंग वुमन जब घर में वर्किंग वुमन है, वर्किंग फादर है, दोनों आपस में रहते हैं, साथ रहते हैं, तो क्योंकि वर्किंग वुमन कहती है कि हमें साथ, हम नौकरी करते हैं तो खाना नहीं बनाएंगे, और दोनों साथ मिलकर के बनाएंगे। सारे बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं वर्किंग वुमन के बीच में। तो उसमें क्योंकि बच्चा ही किस्सा है, तो बच्चा उस नजरिए को कैसे देखता है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने इसे दिखाया है। और सर उसमें ये दिखाने का प्रयास करते हैं, एक संवाद रखते हैं कि मॉम को मौका मिल गया है और शुरू हो गया झगड़ा, कि सब काम उन्हें ही करना पड़ता है, ऑफिस का काम भी करो और घर का काम भी करो। सर ने भी कुछ देर पहले बताया कि फिल्में कैसे बदल रही हैं, ये जो रोजगार की वुमेन और मेन दोनों जॉब में है, तो किस तरह से पुरुषवाद हावी रहता है, और महिला अगर वर्किंग वुमन है तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन ये परंपरा बड़ी लंबी है, तो परंपरा जल्दी से टूटती नहीं है। तो ये जो संक्रमण काल का दौर है, इसमें बच्चे किस तरह हैं। और गौतम सर इसमें कविताओं को खूब प्रयोग किया है। कविताएं जिस क्षेत्र में रहते हैं उनकी अपनी क्षेत्रीय कविताएं भी आती हैं, और क्योंकि बच्चे की किताब है, बच्चे की मनोदशा है, तो बच्चे आपस में कैसे कविता पढ़ते हैं। और सर ने एक छोटी सी कविता, सर की एक छोटी सी कविता इसी में हम पढ़ने का प्रयास करता हूँ। चंदू सेठ सड़क पर लेट, गाड़ी आया फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28, गाड़ी पहुंची इंडिया गेट। ये ऐसी कविताएं जो बच्चे पढ़ा करते हैं,
वो बच्चे पढ़ा करते हैं, तो सर को पता है कि किस तरह से बच्चे एक कविता को देखते हैं, कैसे समाज को देखते हैं, कैसे वो वाहन को देखते हैं। जब अमन के मोहल्ले में ठेला दिखाने वाला आता है, सर्कस दिखाने वाला आता है, तो किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे उसे बचाने के लिए उसके साथी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, वो बहुत ही मार्मिक है। और इस पर लंबी बातचीत होनी चाहिए, समय बहुत ज्यादा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो हम अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देते हैं और गौतम जी को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण। आपने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एक बच्चे की जो कहानी है वो बताया है आपने। सर की किताब अगर मगर किंतु परंतु बेहद ही प्यारी किताब है। इसमें बच्चा कैसे कल्पना में अपने किस तरह से देखता है और हमारे आसपास के लोग, हमारे आस पड़ोस का भी कितना रोल होता है हमारे जीवन में, हमारे वातावरण का कितना बड़ा स्थान होता है हमारे जीवन में, और माँ बाप भी किस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी विपिन को। विपिन वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं और साहित्य की दुनिया में अभी नए नए आए हैं और बहुत ही सक्रियता के साथ साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और मैं बहुत स्वागत करती हूँ विपिन वर्मा का कि आए और सर की किताब अगर मगर किंतु परंतु पर कुछ बातचीत करें। और इस बीच में मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर आपको मिल सके। धन्यवाद जी, आपकी सरिता आवाज थोड़ी धीरे आ विपिन रही जी है। नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिएगा सर, मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज, थिएटर वाला हूँ ना, तो आवाज थोड़ी ऊंची है, तो आप भी जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा, मुझको सुनाई सरिता जी ने जैसे गाँव गौतम गाँव सिद्धार्थ सुनाई जी कम का देता है। परिचय दे दिया है, तो मैं साहित्यिक परिचय के रूप में गौतम सिद्धार्थ जी से किताब के रूप में परिचय लूंगा, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु के रूप में। थोड़ा अपना माइक अगर सामने कर लेंगे आप तो मुझे लगता है अच्छा सुनाई दे सकता है दर्शकों को। अगर माइक की प्रॉब्लम है तो हाथ में ले लीजिए। टेक्निकल खराबी की वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आप दर्शकों का कोई सवाल है तो आप जरूर पूछे सर से, सर बहुत ही हम उत्तर इधर से देने की कोशिश करेंगे। हाँ, सरिता जी ने जैसा कि परिचय दिया है गौतम सिद्धार्थ सर का, जो वह बॉलीवुड में कितने सक्रिय रहे हैं और उन्होंने जो हिंदी रूपांतरण में काम किया है और फिल्मों का, हम उनका परिचय साहित्यकार के रूप में करेंगे, रचनाकार के रूप में। उनकी किताब है अगर मगर किंतु लेकिन परंतु के रूप में, जिसमें गौतम सिद्धार्थ द्वारा लिखित यह पुस्तक है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह किताब एक अमन लान के लड़के के ऊपर है, केंद्रित है, जो एक ऐसे बीमारी से जूझ रहा है जिसने उसे घर तक ही सीमित कर दिया, किंतु उसकी कल्पनाओं की उड़ान को वह बांध नहीं पाए। वह बीमारी उसकी कल्पनाओं को रोक नहीं पाती है, वह अपनी कल्पनाओं से आजाद है। उसके बार बार बेहोश हो जाने के डर से उसकी दादी, उसके माता पिता जो गुजर चुके हैं, उसकी दादी उसकी संरक्षक है, और बार बार बेहोश हो जाने के डर से उसके स्कूल को भी बंद कर दी है कि ताकि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। वह खेल में जितना सक्रिय था, अब वह बिल्कुल उससे दूर हो चुका है। अब उसके बाहरी जीवन के संपर्क का माध्यम सिर्फ उसकी खिड़की रह गई है। उसके माता पिता जो दुर्घटना में चल बसे है, अब वह अकेला हो गया और अकेला जीवन जी रहा है। जो उसकी दादी एक ऐसे वर्क काम में लगी है जो उसके
जीवन यापन के लिए कुछ चीजें जुटा रही हैं। इस कथा के पात्रों में अमल से विशेष लगाव, इस कथा के पात्र जो रहे हैं अमल के अलावा, वो अमल से विशेष लगाव रखते हैं। जैसे गणेश भैया, उनका इसलिए लगाव रखते हैं कि उनका छोटा भाई किशोर जो अमल जैसा ही था, अच्छा इलाज ना मिल पाने के कारण, वैसी ही बीमारी के कारण वह चल बसता है। वह अमल में अपने किशोर को ढूंढता है। और गणेश भैया जो हमेशा अमल के इलाज के बारे में सोचते हैं और इलाज को अमल के इलाज के लिए चित्रकारी के लिए ही उसके उत्साहित करते हैं कि वह अमल चित्रकारी करे। दादी बड़े घरों में रसोई जैसे घरेलू काम कर लेती है, जिससे घर का खर्च चल जाता है, किंतु बड़े अस्पताल का बोझ उठाना आसान नहीं है जिससे अमल का इलाज हो सके। अमल इस बात को जानता था और परेशान होता था, किंतु वह दादी को पता नहीं चलने देता कि वह अस्पताल के खर्चे को लेकर परेशान है। उसके लिए खिड़की ही उसके लिए बची दुनिया थी, जो उसके सामने दिखती थी, लोग उससे मिलते थे। वह खिड़की से ही लोगों से संपर्क करता था और लोगों के ना होने से वह अकेला भी महसूस करता था। वह कहता कि अब मुझे खिड़की जेल की तरह लगने लगी है। खिड़की के उस पार वो दुनिया है जिसमें मैं स्कूल जाया करता था, पैगोड़ा की सीढ़ियों पर खेला करता था, बरसात में भीगा करता था, समुंदर पर नहाने जाया करता था, अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेला करता था और ट्रेन से अपने गांव जाया करता था। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं खुद अपने आप से चिढ़ने लगा हूँ। यह सोच सोच कर रोना आ रहा है। अमल इतना अकेला है कि खिलौनों से बात करता है और खिलौने भी उससे बात करते हैं। वह अकेलेपन के इस चरम तक पहुंच चुका है कि खिलौने भी अब उससे बात करने लगे। किंतु अमल की कल्पना शक्ति इतनी बढ़ गई थी, वह समस्याओं का सही अनुमान लगा देता और उसका हल भी बता देता। उसमें से स्टैनली के माता पिता, जो आपसी झगड़ों से परेशान थे और स्टैनली को उसकी भावनाओं को आहत करते थे और वह हमेशा डरा रहता था। स्टैनली के माता पिता के झगड़ों की समस्याओं को हल करता है। और चंदू जो एक हलवाई का लड़का रहता है, जो अपने आप को पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा लेता है कि अमल से, कि मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन उनके पिताजी हमेशा दुकान पे रखते थे चंदू के। उसकी पढ़ाई को लेकर भी जो समस्याएं थी वह हल करता है। वह सबकी मदद कर रहा था और सबकी मदद करने के उस माहौल ने सबको उसके प्रति एक सहानुभूति पैदा की और सबने जुटकर उसकी मदद करने की सोची। और छोटी छोटी चीजों से पैसे बचाकर लोगों ने अमल के इलाज के लिए पैसे एकत्रित करने लगे। जैसे खुशी, जो दादाजी के साथ खुशी आती थी, खुशी ने अपने जन्मदिन के पैसे अमल के लिए बचा कर रखे थे। वह अपने जन्मदिन को ना मनाने के लिए अपने माता पिता से कह चुकी थी और जो पैसे बचे थे, जितने खर्च होने थे, उसके पैसे लेकर वह अमल को दे गई। उस समय ने परीक्षा उत्तीर्ण के एवज में पिता से पैसे लिए थे और उसने भी उसे दे दी। बातूनी जो एक पात्र है, उसके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं था, वह पैसे नहीं दे पा रहा था, तो उसने यहाँ तक मदद करने की कोशिश की कि वह भीख मांगने शुरू कर दिया। इस तरह यह किताब इस तरह बताती है कि मदद की भावना के संस्कार हमें मदद करते हैं, मदद की भावना के संस्कार ही हमारी मदद करते हैं। गणेश ने जो कुछ खोया है वह और कोई ना खोए, इसलिए वह अमल से खास लगा होता है। यह किताब रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक डाकघर की अगली कड़ी के रूप में है। यह बताती है कि आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो,
कल्पना हमेशा आपको नवजीवन देती रहेगी। कल्पना आपको हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आप कल्पना और स्वप्न को हमेशा अपने आप से जोड़े रखिए। इसी बात के साथ मैं विराम लेता हूँ सत्ता जी। बहुत ही महीन एवं बारीक तरीके से विपिन जी ने इस किताब की चर्चा की है और बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका। और दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर आपको मिले। और अब कोई और सवाल अगर श्री कृष्ण, नीरज और विपिन वर्मा जी अगर करना चाहते हैं सर से तो वो कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी विवेचना की है। जी। जब राइटर लिखता है तो वो क्या सोचता है, इंटरेस्टिंग है। आपने पढ़ा है और आप अपनी विवेचना या अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जब जी। राइटर लिख रहा होता है तो वो क्या सोच रहा होता है, क्योंकि जी। एक राइटर आपके सामने बैठा हुआ है। तो जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मेरे सामने एक समस्या थी। एक सेकंड रुको यार, मैंने कुछ समस्याएं क्रिएट कर दी। एक मिनट। एक सेकंड, मेरी बैटरी डाउन है। कोई बात नहीं। टेक्निकल खराबी की वजह से सर थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप सभी धैर्य बनाए रखें। अब आवाज आई? जी। जी सर। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है कि जब राइटर लिख रहा होता है तो वो ये चीजें नहीं देख रहा होता। जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम इवेंट मेकर्स हैं, राइटर जी। इवेंट बना रहा होता है। ये आप जब प्रेमचंद भी पढ़ रहे होते हैं, और जब आप जो है वो कृष्णचंद्र भी पढ़ रहे होते हैं, और जब आप अमृतलाल नागर भी पढ़ रहे होते हैं, और जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप देखिए राइटर, चाहे आप दिव्य प्रकाश दुबे पढ़ रहे होते हैं, या आप जो है वो पीली छतरी वाली लड़की भी पढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आता है कि राइटर जो है वो इवेंट गढ़ रहा होता है। जो मैं जी। बहुत शुरू से कह रहा हूं कि हम लोग ये देखते हैं ये विकसित कैसे होती है। तो एक राइटर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आप लोगों ने तो फील बताया, आई एम वेरी ग्लैड यार, इतना अच्छा ऐसा। तो जब राइटर लिख रहा होता है तो वो इवेंट कर रहा होता है, और जो इवेंट होते हैं वो इवेंट कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं। मतलब वो कैरेक्टर किससे ड्रिवन ड्राइव करते हैं, वो कैरेक्टर ही उनको डिस्क्राइब करता है, वो राइटर नहीं डिस्क्राइब करता। हमारे आजकल के राइटिंग में जो नए राइटर्स आए हैं वो अपनी भावना लिख रहे होते हैं। ये मैं इसलिए बीच में मैंने आप लोग इंटरप्ट कर दिया, आप पूछ सकते थे। हमारे जो नए राइटर्स हैं वो अपनी भावना लिख रहे होते हैं, जो पुराने राइटर्स हैं वो कैरेक्टर की भावना लिख रहे होते थे। तो वो जो राइटर्स थे, या कृष्णचंद्र थे, या जो प्रेमचंद थे, वो दो बैलों की कथा में वो अपनी बात नहीं लिख रहे होते थे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहे होते थे। या ईदगाह में वो अपनी बात नहीं कह रहे होते थे, वो उसकी बात कह रहे होते थे, उस लड़के की कि उसके साथ क्या। लेकिन आजकल के राइटर्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो अपनी भावना कह रहे होते हैं, वो जिस परिवेश में, वो जिस चीज में, उससे बात कर रहे होते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि यार कहानी, जब आप जैसे कि नीरज ने कहा और जैसा विपिन कह रहे हैं कि साहब कैरेक्टर जब बोलने लगते हैं ना, तो वो बोल रहे होते हैं जो राइटर नहीं सोच रहा होता।
जैसे कि विपिन कृष्ण ने कहा कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो राइटर की नहीं होती। तो क्योंकि मैं बहुत बुढ़ा हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम ऐसे कैसे इस बच्चे को लिख रहे हो, तो मैंने कहा उसको पहले एक गणेश भैया है वो मेरी भाषा बोलते हैं, तो वो राइटर की भाषा बोलते हैं। और ये पूरी किताब जब लिखी गई तो ये लिख जाने के बाद ये लगा कि मैं कहीं नॉवेल राइटिंग कैसे की जाती है उस पर लिख गया हूं कि कैरेक्टर ड्रिवन नॉवेल्स कैसे लिखी जाती, हाउ टू मेक ए ग्रेट कैरेक्टर्स, आप अपने कैरेक्टर को ग्रेट कैसे बनाते हैं। आजकल के कहानीकार अपने कैरेक्टर को बड़ा ढीला बना देते, ये आजकल के कहानीकार पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से उसको बुनते हैं कि उसकी अहमियत खत्म होने लगती है। हम पुराने कहानीकारों को ये घुसेड़ दिया गया है दिमाग में कि आपके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो बैलों की कथा में वो बैल कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल है कि नए कहानीकारों के बीच में ये बात जानी चाहिए कि वो कैरेक्टर ड्रिवन लिखें, न कि वो खुद क्या सोचते हैं कि हम बलिया में रहते थे तो बलिया में हमारे सामने एक आदमी था जो इस तरह से बिहेव करता था तो हम उस बिहेवियर को लिख रहे हैं। नहीं, वो कैरेक्टर कहाँ का है वो डिसाइड करें। सब आपके आसपास के कैरेक्टर्स नहीं होते, मतलब कैरेक्टर्स गढ़े जाते हैं। अभी कैरेक्टर्स गढ़े जाते हैं, रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये आज की कहानियों से हम फिजल आउट कर रहे हैं। वो निकलते जा रहे हैं, वो कैरेक्टर गढ़ते नहीं। वो हर जगह ये कहते हैं मैं वहां पहुंची या मैं वहां पहुंचा, तो आप तो क्या कैरेक्टर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार तुम लोग बहुत महान हो तुम लोगों ने ये इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। तो अब कृष्ण जी आप कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि वक्त आपका बढ़ गया है। जी, आपने बीच में कोंकणी भाषा का गीत का इस्तेमाल किया है, तो उसका अभिप्राय क्या रहा है इसमें लाने का? क्या ये रचनाकार की संमति है या फिर वह आवश्यक था? देखो नहीं, फिर से पूछिए जरा, पहली लाइन क्या थी? ये कोंकणी भाषा के गीत आए हैं जो कुछ वृद्ध गाते हैं और वहाँ वृद्ध इकट्ठे होते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि अरे वृद्धों का कोंकणी भाषा में गीत चल रहा है इसलिए इकट्ठे हुए हैं। तो वो जो गीत है वो कैरेक्टर के हिसाब से आता है, फ्लो में आता है, या फिर रचनाकार की संबुद्धि है वो? हाँ, अब देखिए ये अब जैसे मान लेते हैं कि वो आपने कहा कि गाड़ी आई फट गया पेट, अगर मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा वो इतर ले रहा हूं कि ये मेरे समय की बात है, आज के बच्चों की ये बात नहीं है। जो गीत कही जा रही है कि मोटू सेठ सड़क पर लेट, ये आज के समय के बच्चों के गीत नहीं है। लेकिन ये क्योंकि मेरे समय की है, और वो बच्चा कौन है जो ये कह रहा है, वो एक कोली समाज के उसके भी मदर फादर की कहानी वही है जो स्टैनली के मदर फादर की कहानी है। तो वो अभी भी अपने गांव के उस परिवेश से नहीं निकला है जिस परिवेश के उसके माँ बाप है। मतलब आप बंबई में पहुंच जाने के बाद अपने परिवेशों को नहीं छोड़ते। ये सबसे बड़ी मुसीबत है बॉम्बे में कि जो बाहर से आया हुआ है वो अभी भी अपने परिवेश को नहीं छोड़ रहा, चाहे वो तमिलियन है, तेलुगुआइट है। वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने परिवेश को नहीं छोड़ा। उसको वो दिन याद है कि जिस दिन वो उतरा था, आज से 25 साल पहले फलानी तारीख को हम उतरे थे। बंबई की ये विडंबना है। तो बंबई भी कहीं को डिफाइन किया जा रहा है कि ये बॉम्बे कैसा है यार। यहाँ लोग जो है वो कोल्हापुर से मराठी आया है, लेकिन वो आने की तारीख नहीं भूलता। हम फलानी तारीख को आज से 30 साल पहले हुए। तो ये कौन सी बात है, ये बॉम्बे को भी ये किताब डिफाइन करती है। वहां पे एक हरि मृदल है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो कि इस चीज को उन्होंने लिखा कि ये तो बॉम्बे पे लिखी गई किताब। दूसरा ये कि कविताओं का प्रयोग, आप जब किसी बाल उपन्यास में कविताओं का प्रयोग करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग बनती है। हम बाल गीत तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप बच्चों की किताब लिख रहे होते हैं तो उसमें गीतों का इस्तेमाल और राइम्स का इस्तेमाल बच्चों को इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे हमारा
गणेश भैया हमेशा राइमिंग में बात करता, तो जरूरी है कि वो राइमिंग में बात करे? नहीं, वो राइमिंग में बात करता। और किससे बात करता? सिर्फ इसी से बात करता, दूसरे से नहीं करता। और ये भी उसका राइमिंग में जवाब देता है। तो जो ये राइमिंग है या जो गीत हैं, ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगते हैं बच्चों को। जैसे आजकल जो बाल गीत चलते हैं, तो आप बाल गीत तो नहीं लिख पा रहे क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, वो करीब 12-13 साल का है, तो वो उस तरह की हरकतें नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी राइमिंग तो बदल गई। तो इसलिए राइमिंग का इस्तेमाल बाल जो 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 यंग अडल्ट चिल्ड्रन होते हैं, उनको एक नई विधा दे देते हैं। इसलिए इस सारी चीजों का इस्तेमाल पर्पजली किया गया है, राइट? जी सर। हाँ। श्री कृष्ण जी, और कोई सवाल है अगर आपका तो आप सर से कर सकते हैं। लगता है कुछ टेक्निकल। विपिन जी, अगर हाँ। आपका कोई सवाल है तो सर से आप तब कीजिए। सर, मगर किंतु लेकिन परंतु का आप नाम फोर्थ अंपायर क्यों रखना चाहते थे? फोर्थ अंपायर। सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक ऑन कर लीजिए। सॉरी सर। हाँ हाँ, ये किताब का नाम अगर मगर किंतु लेकिन परंतु है, या अगर मगर किंतु परंतु लेकिन भी हो सकता था। तो वो राइम बन जाता है। तो इस राइम को क्योंकि वो गद्य बन जाता है, तो पद्य मतलब पुरोज मिलाने के लिए इसमें एक लेकिन वर्ड लगा करके उसमें मीनिंग पैदा कर दिया। दूसरा कि ये जो जो काम कर रहा है, जो ये जो खेल कर रहा है, जो ये कहीं किसी को ले जाता है, ये पेड़ पे टॉफी लगा देता है, ये इस तरह की जो जो इसके इमेजिनेशंस है, वो इस किताब में बड़े फ्रूटफुल हैं। मतलब वो सत्यता की तरफ ले जाते हैं। तो क्या वो ऐसा करता है? क्या वो वाकई जादूगिरी करता है? हाँ, वो जादूगिरी करता है। तो वो जादूगिरी कैसे करता है? भाई हैरी पॉटर तो वो है नहीं, तो कुछ तो जादूगिरी हो रही है। तो जो वो जादूगिरी हो रही है, वो कोई एक फोर्थ, वो उससे आपने कहा कि उससे वो चीजें बातें कर रही हैं। इमेजिनेशन हो सकता है कि उसके पपेट्स, उसकी चीजें जो है उससे बातें करने लग जाएं, इसके इमेजिनेशन में चल सकता है। लेकिन वो इतनी सत्य है, इतनी इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि वो नहीं लगता कि इसके दिमाग की उपज। मुझे नहीं लगता कि इसके दिमाग की उपज है। वो इतना सत्यता के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है। तो कहीं तो कोई ऐसा फैक्टर है, जिस फैक्टर को, जो इस बात को जोर दे रहा है कि वो क्या फैक्टर है जो इसको उस तरफ ले जाता है, इस कहानी को मिथ की तरफ ले जाता है, मिथ्या की तरफ ले जाता है। ये इस कहानी की सबसे अलग चीज कि मिथ्या को सत्य कहने की कोशिश की जा रही। ये एक ऐसे बच्चे की परिकल्पना है जो सच है। तो एक कहीं तो कोई एलिमेंट है जो फोर्थ है, थर्ड है, जो हमारे और आपके बीच का नहीं, जो थर्ड है। तो वो थर्ड क्या है? अभी किताब का अगला फंस गया है जाके कि आखिर हर एक का सवाल यही कि वो करता कैसे। लास्ट में वो कहता भी है कि मेरे लिए अभी तक ये समस्या है कि ये करता कैसे। वो बाद में राजभर ये कहता है, यानी वो सच में करता है। हाँ, वो सच में करता है। ये बच्चे की असीम कल्पना। यार जब मैं लिख गया तो मुझे लगा यार कितना बड़ा सोचता है ये लड़का। मैं खुद हैरान हूं कि ये लड़का इतना बड़ा सोचता है। वो थर्ड एम्पायर यही था कि उसको इतना कैसे सोचता है यार, ऐसा कैसे सोच लेता है। तो मेरे लिए भी था कि यार ये कैसे सोच लेता। तो मैंने कहा एक थर्ड एम्पायर होगा जो ये बताएगा कि इसको कैसे सोच लेता है। इसका शीर्षक पहले मैं थर्ड एम्पायर सोच रहा था।
सर आख्या यादव हैं, उनका भी यही सवाल है कि सर किताब का शीर्षक अगर मगर किंतु लेकिन परंतु के बारे में कुछ बताएं। एक जिंदगी में एक हमेशा रहता है इफ एंड बट्स। हम जब भी कुछ कर रहे थे तो या तो ये सही है या तो ये नहीं, या तो ये कर लें या तो वो कर लें। अब इफ एंड बट्स के अंग्रेजी का वर्ड है इफ एंड बट्स, हिंदी में कितने उसके पर्यायवाची हैं, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु। हर जगह आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो इस किताब को एक तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क बनाने की कोशिश थी कि इसको क्वेश्चन मार्क बनाओ यार, क्योंकि हमें ही ये पूरी किताब एक क्वेश्चन मार्क की तरह सामने आती है, और वो इफ एंड बट्स में ही आती है कि यार ऐसा हुआ होता तो शायद ये हो जाता, अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ये हो जाता, उसके माँ बाप जिंदा होते तो आज ये ना होता। तो ये सारी चीजें जो है इफ एंड बट्स, ये पर्सनल लाइफ की बात है, इसलिए इसका नाम अगर मगर किंतु लेकिन परंतु रखा है। अगर मगर किंतु तो ठीक है, लेकिन परंतु भी है। एक परंतु एक और कैरेक्टर है जो हिंदी में आता है, इसलिए इसका नाम अगर मगर किंतु लेकिन परंतु रखा गया है। ये थोड़ा सा अतरंगी है बम्बई के हिसाब से, बम्बई की लैंग्वेज में अतरंगी जिसको हम कहते हैं, कुछ अटपटा सा है, लेकिन ये अटपटाहीपन तो हमें जिंदगी में बहुत कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करता। हम अटपटा जाते हैं तो हम नहीं करते हैं, अटपटा जाते हैं तो लगता है कि नहीं गुरु इसको सॉल्व कर ले। तो जब तक सरल जिंदगी रहती है तब तक आप कुछ भी खोज नहीं रहे होते, तब तक आप चल रहे हैं। ये अगर मगर ही आपको आगे बढ़ा देता है, अगर ऐसा करेंगे तो ये आगे बढ़ जाए। सामान्य सी जिंदगी आपको कभी कोई बढ़ाती नहीं, इसलिए ऐसा है। एक प्रश्न और है सर, तो इस किताब में जो आपने पात्रों के छोटे छोटे चित्र रखे हैं, क्या आपने पाठक की विजुअलाइजेशन के लिए इसको रखा है कि आप प्रकाशक ने आपको सुझाव दिया कि ऐसा रखना चाहिए? इस बात में एक छोटी सी घटना जुड़ी हुई है, जो ये कैरेक्टर्स आए, वो घटना ये है कि ये सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये रियल है। ये फिल्म के चरित्र जिनको बनाया गया, ये वो चेहरे हैं जो फिल्म में हैं। तो जब ये किताब लिखी जा रही थी, तो जैसा कि नीरज ने कहा, ये कुछ फिल्मी तरीके से चलती है। ये क्योंकि बच्चा लिख रहा है तो उसके सामने दृश्य चलते, उसके सामने शब्द नहीं चलते, उसके लिखने की प्रक्रिया नहीं आती है। वो कहीं कहीं बीच में कहता है ये शब्द, ये लाइनें तो गणेश भैया की, हमारी नहीं है। तो वो दृश्य रचता, जब वो दृश्य रचता है, और हमने एक भैया जी को एक डाल दिया कि वो चित्र बनाओ चित्र बनाओ, तो ये चित्र बनाता है। तो उसने ही ये सब चित्र बनाए। उसको लगता है कि यार इस पर कई बातें वो चित्र में कह देता है, जैसे खेल का मैदान चित्र में कह देता है, जैसे दादाजी चित्र में कह देता है कि यार दादाजी ऐसे हैं। तो अब उसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन उसको चित्र बना करके वो बच जाता है। मतलब उसको अपने वर्णन नहीं कर पाता, तो उसको बचने के लिए वो चित्र बना देता है कि यार ऐसा दिखता है, यार ऐसी ऐसी हमारे बगल में रहने वाली है, ऐसा कुत्ता है, ऐसी मछली। तो वो खुद को बचाने के लिए चित्र बना देता। यानी मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में न डालने की वजह से, कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब न करना पड़े, तो मैं चित्र बना के बाहर भाग गया कि यार इसमें चित्र डाल दो तो आसान हो जाएगा, लोग समझ पाएंगे। जैसे वो उनके यहाँ एक पूजन होता है जो मंदिर में होता है, अब वो पूजन का दृश्य बना दिया, क्या होता है उस पूजन का एक फोटो बना दी। तो मैं बहुत सी जगह पर उस बच्चे के थ्रू खुद को बचा गया, कि बहुत से डिस्क्रिप्शन से बच गया। वो लास्ट तक आप गौर कीजिए, पिक्चर बननी शुरू होती है और धीरे धीरे वो गायब हो जाती है, तो पिक्चर बनाना छोड़ देता। अब उसको समझ में आ गया है कि शब्द कैसे लिखे जाते। वो धीरे धीरे अगर मगर लेकिन वो किंतु परंतु वाली की चीज स्थिति में वो स्क्रिबलिंग करने लगता है कि यार ये अगर मगर को अगर होगा तो कैसे लिखा जाए।
तो एक बच्चा अपने ही सब्जेक्ट, अपने ही थॉट से कितना खेल सकता है, ये बेसिक थॉट है। तो वो पिक्चर बहुत जगह मदद करते हैं बच्चे को और मुझे भी। लेकिन सर जब एक मैं प्रश्न पहले है कि जो हम्म, सर प्रश्न ये है कि जो सुचित्रा श्रीवास्तव जी ने जो चित्र बनाए हैं, तो चूंकि इसका जो नायक अमल है वो भी आर्टिस्ट है, तो क्या ये उसका जो विकास है, उसका डेवलपमेंट है, उसका चरित्र है, उसके प्रभाव में ये चित्र बनाया गया? और क्या ये किताब लिखते समय सोचा गया था कि चित्र इस पर बनना चाहिए, या फिर बाद में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई? किताब लिखते वक्त ये सोचा गया, क्योंकि अब इसकी छोटी सी कहानी ये है कि जब फिल्म बनने लगी, इसकी किताब पर फिल्म बनने लगी, वो अंदर वाली किताब पे फिल्म बनने लगी, तब तक इसमें चरित्र उसने गढ़ दिए थे। इसमें बहुत से ऐसे चरित्र हैं या ऐसी चीजें हैं जो फिल्म में नहीं है। जैसे ये परिकल्पना, अब इसकी जो ये परिकल्पना है स्वर्ग की, ये फिल्म में कैसे आई? एक तो बहुत सी, जैसे कि यही इसका जो मेन जो सेकंड अंदर वाला है, तो ये चित्र बनाए जा रहे थे कि यार इसको ऐसे सोचेंगे, वी आर थिंकिंग लाइक दैट। लेकिन जब उस किताब पर फिल्म बनने लगी तो बहुत से लोगों के बहुत ढेर सारे प्रश्न आ गए। सबने कहना शुरू कर दिया ये छोटा बच्चा किसी फैमिली की समस्या को ऐसे कैसे सॉल्व कर सकता है, ये इतना कैसे जानता। और फिर इस फिल्म पर ढेर सारे सवाल आए, क्योंकि ये कहानी जो है वो डाकघर, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी, जिसको कि मैं और एलोबोरेट कर रहा हूं, जैसा कि विपिन ने कहा कि ऐसा आगे एक स्टेप आगे है। तो कई जो लोग जो रविन्द्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे को महान हैं, वो दोनों उस पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने हमसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन किए गए। तो मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर फिल्म में देना होगा, क्योंकि किताब तो मेरे हैं, तो मेरे ऊपर जो होगा वो होगा। तो जब मैं फिल्म पर गया और मैंने ये सजेशन डाला कि वो चित्र बनाओ, तो मुझे लगा कि अब इसी फिल्म के कैरेक्टर के चित्र डाल। तो मैंने सुचित्रा को स्पेशली बोला, जो अतुल जी की वाइफ है, अतुल श्रीवास्तव की जो एक्टर हैं, कि यार तुम इस चीज को अब अपने 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 इमेजिनेशन से गढ़ना शुरू, क्योंकि किताब फिल्म नहीं और फिल्म किताब नहीं, किताब के पन्ने तो खुलेंगे नहीं। लेकिन ये किताब लिखने के पीछे एक पर्पस ये था कि जब हैरी पॉटर करके एक फिल्म आती है, तो उस हैरी पॉटर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो किताब में लिखी होती हैं, फिल्म में नहीं होती। और अगर आप किताब पढ़ लें तो फिल्म क्लियर हो जाती है, और जब आप फिल्म देख लेते हैं तो किताब की बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यानी बुक एंड फिल्म एक दूसरे की पूरक होती हैं। साहित्य पे बहुत सी फिल्में बनी किताबों में, लेकिन हैरी पॉटर इसका एक एग्जाम्पल है। तो मैंने अपनी इस किताब को पूरक, फिल्म इसकी पूरक बने और ये फिल्म की पूरक बने, ये दोनों साथ लाने की कोशिश है। और डिफिकल्ट है, बट खेल तो है। सो इसलिए सुचित्रा से कहा गया कि ओरिजिनल कैरेक्टर, अब फिल्म छूटी हो रही है तो कैरेक्टर डाल दे यार, नहीं तो हम कहाँ बनाते फिरेंगे। ये सर पहले सत्र से एक प्रश्न है कि सूचना क्रांति का जो दौर आया, जो लगभग 1990 के बाद का, हमारे बीच ये वीडियो कॉल उपलब्ध हुई, फोन आए, बातचीत हुई, व्हाट्सएप आए, जो फोटो शेयरिंग वाला सिस्टम आया, इन सबके बीच में जो प्रेमी प्रेमिका की जो दूरियां होती थी, जो उसका एहसास होता था, और उसके बीच सबसे ज्यादा अगर कहीं गुम हुआ है तो वो इशारे गुम हुए हैं। इशारों में पहचानने की क्षमता हम लोगों में खत्म हो गई आज की पीढ़ी में। ये लगभग ये सूचना क्रांति ने ही इसे खत्म किया है, क्योंकि सब चीजें सहजता से सामने आ जाती हैं और इशारों की जरूरत नहीं होती है। तो जो ये प्रेम में जो इशारों का खत्म हो जाना है, इस पर आप कुछ बोलिए सर। ये फिल्मों में कैसे यार आ रही ये है और कैसे नहीं आ पा रही है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। फिल्मों में हमारी इमेजिनेशन जो है वो
बाहर चली गई। मतलब हम जो फिल्म के जरिए कहना जा रहे हैं, पहले तो हम कहते थे लार्जर देन लाइफ होता था, अब ये लार्जर देन विश्व हो गया कि आप कुछ ऐसी चीजों का बयान करने लग गए हैं जो कि हमारे समय में कभी मजाक उड़ाया जाता था कि एक आदमी 10-10 लोगों को गिरा देता है, और फैलाने समय गाड़ी ऊपर उड़ने लग गई है। अब हम बिलीव करने लगे, हम RRR और इस तरह की फिल्में और KGF जैसी फिल्में देख के हम बिलीव करने लगे कि ऐसा होता है। तो हमारे बिलीफ बदल रहे हैं। एक हम ये जब अवतार वाटर बेस देखते हैं तो हम बिलीव करने लगे हैं कि हाँ ऐसा होता है, यानी हमारी बिलीव करने की क्षमता बढ़ गई। तो इशारे जो हैं अब वो उन्होंने एक स्वरूप पकड़ लिया। लेकिन जब हम किताब लिख रहे होते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि किताब लोग पढ़ नहीं रहे, किताब पढ़ने की परंपरा हो गई खत्म। तो किताब को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है वो हम गिमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये गिमिक्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं पर साहित्य को लेकर के इतने रिजिड हो गए हैं कि हम गिमिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि साहित्य वैसा ही पढ़ा जाए जैसा कि कृष्णचंद्र के समय में लिखा गया या प्रेमचंद के समय में लिखा गया। हम वही साहित्य पढ़ना चाहते हैं। कौन? हम जो पढ़ना चाहते। जो नहीं पढ़ना चाहते भाई वो क्यों पढ़े? स्वांतः सुखाए है ना, राइटिंग स्वांतः सुखाए, फिल्म परिजन सुखाए। तो हम इस स्वांतः सुखाए से बाहर नहीं निकलना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमें अप्रिशिएट भी करें। भाई हम क्यों नहीं करते हैं अप्रिशिएट? भाई हमने तो लिखा है। लेकिन दूसरों के लिए जो तुमने कहा कि इतनी ज्यादा उपलब्धता हो गई है चीजों की कि वो साहित्य की तरफ नहीं जा पा रहे। साहित्य मतलब जो गूढ़, जिसके पीछे, जिसको हम कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, जिसमें हम कहते हैं कि एक लाइन बिना मतलब के नहीं लिखी जाती। आज बिना मतलब बहुत चलता है। जैसे कि ईदगाह की एक लाइन है कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई। वो ये नहीं कहता कि रोज के बाद, वो रोजे की बात करता है। तो वर्ड्स की अहमियत खत्म हो गई है। तो हमें वर्ड्स की अहमियत को पुनर्स्थापित नहीं करना है। पुनर्स्थापित इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो वर्ड अब लोगों के लिए बदल गए। जो तुमने कहा ना इशारे आ, तो हमें इशारों की एक ऐसी भाषा बनानी है जो कि इस पुरातन वर्ड गलत है, इस साहित्यिक लैंग्वेज को एक नई दिशा दे सके, उस पर चिपकी न रहे, उसको एक नई दिशा दे सके। ये खोजना हो, ये बुढ़ों को खोजना होगा, जवान तो खैर उनको खुद अपनी ही भाषा को काटना होगा कि नहीं नहीं यार हम इस विधा से बाहर निकले और एक नई विधा का संचालन करें। तो उस विधा के लिए मेरी ये कोशिश है कि मैं शब्दों के चैनों को बदल दूं, चैन को बदल दूं। जैसे कि ये हम शब्दों के चैन नहीं बदल पा रहे। हमें लगता है कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम साहित्यकार नहीं बन पाए। जैसे कि हम जब से लखनऊ आए हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं माननीय, सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय न लगाएं तो सामने वाले का सम्मान नहीं होता। तो हमारे शब्द वही पुराने ही रह गए। हम शब्दों को नए शब्दों में गढ़ने की कोशिश करें और तभी ऐसा होगा। ये एक साहब थे जिन्होंने ऐसा किया था, उनका नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने 1925 में ये खेल किया था, तेरी कुड़माई हो गई, और वो 3 कहानियों से महान हो गए। तो वो उन्होंने किया था। हम आजकल नहीं करते हैं, डरते हैं कि यार लोग कहेंगे यार ये साहित्यकार नहीं। डरना नहीं चाहिए, नई गढ़न करनी चाहिए। दिस इज माय आंसर। तुम्हारी आवाज है। सॉरी, हाँ बोलो। मैं समय हो गया है सर। मैं अरुण जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आभार ज्ञापित करें। धन्यवाद सुविधा दी। एक मिनट। अपना बहुमूल्य समय निकालकर सतपत्तर मंच पर पहुंचने पर अपने कार्य में लीन और अपने कर्म में प्रवीण
गौतम सिद्धार्थ जी हमारे बीच पहुंचे, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। गौतम सिद्धार्थ जी ने कुछ ही पंक्तियों में अपनी बात कह दी है कि अगर आज कोई राइटर बनना चाहता है युवा साथी, तो प्रेम का स्वरूप शाश्वत है, वो तो नहीं बदलता, लेकिन आज जो बदल रहा है वो कंटेंट बदल रहा है, विषय वस्तु बदल रही है। उसको ध्यान में रखकर किस प्रकार की राइटिंग की जाए उसकी ओर विशेष ध्यान दिया। और अगर मगर किंतु लेकिन परंतु जो किताब है, अगर कोई बच्चे के मनोविज्ञान को समझना चाहता है तो इस किताब के अंदर जो चरित्र आए हैं उस वो किस हिसाब से अपनी मौलिक प्रस्तुति देते हैं। राइटर को यह ध्यान रखना चाहिए कि चरित्र गढ़े नहीं जाते, चरित्र खुद अपने आप सामने आते हैं। उसमें हमारे मन की बातें न कहकर चरित्रों के मन की बात कही जाए तो वो कार्य मौलिक होता है। एक राइटर का कर्तव्य बोध भी आपने इशारे में कह दिया है, उसके और हम जो युवा राइटर आएंगे उनको विशेष ध्यान रखा जाएगा, ये भी मैं आशा करता हूँ। और श्री कृष्णा नीरज जी ने और विपिन जी ने तो इस किताब की जिस प्रकार से समीक्षा की है, मुझे लगता है अगर एक मैं किताब भी प्रेमी होगा और अगर मेरी सच में एक किताब पढ़ने की इच्छा होगी तो ऐसी समीक्षा सुनने के बाद तो मैं चाहूंगा तुरंत जाऊं और उस पुस्तक को खरीदूं और बस समय जितना ही जल्दी हो उस किताब के पास पहुंचूं। उस प्रकार की समीक्षा आप लोगों ने की। श्री कृष्णा नीरज, विपिन वर्मा जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूं इतनी अच्छी समीक्षा करने के लिए। और कहते हैं जब कोई भी कार्यक्रम संचालन अगर अच्छा ना हो तो फिर वो कार्यक्रम सफल नहीं होता, लेकिन इतना अच्छा मंच का संचालन, इतने कम समय में इतनी ज्ञानवर्धक बात अगर हम कह पाए हैं तो ये मंच संचालन की एक उम्दा प्रस्तुति दिखाती है। तो मैं सविता जी का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी दर्शकों का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे और प्रासंगिक प्रश्न पूछे, इधर उधर की बातें ना करके स्ट्रिक्ट प्रश्न पूछे। इसलिए मैं दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। सभी को नमस्कार। एक महिला है, एक बच्ची है जिसने अभी एक प्रश्न पूछा था जी। मैच्योरिटी की, क्या मैच्योर होकर के कैसे, वो क्या प्रश्न था, मैं उसका रख पाता है तो सर, कैसे अपनी मैच्योरिटी जब एक मैच्योर व्यक्ति एक बच्चे के विचार से लिखता है तो वो अपनी मैच्योरिटी को अलग कैसे रख पाता है कि नहीं, और रखता है तो कैसे? मैं ये चाहूंगा, समय इसमें नहीं लूंगा जी। बिल्कुल। इसके लिए यार ये मैं जब इलाहाबाद आया था, फूलपुर आया था, तो मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ कि एक ऐसी गोष्ठी होनी चाहिए जहां राइटर जो है वो अपनी बात ना कहे, मतलब उसने क्या लिखा वो भूल जाओ, वो कैसे लिखता है वो इम्पोर्टेंट, उसने क्या लिखा वो नहीं, मतलब उससे मतलब मैं तो ऐसी कोई गोष्ठी होनी चाहिए, 10 12 15, ज्यादा लोग ना हो, कि कोई चीज कैसे लिखी जाती, हाउ टू राइट जी। इस पर एक गोष्ठी होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम लोग वो कर पाए तो मैं आना चाहूंगा और मैं विचार रखना चाहूंगा कि हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट तो हम सभी जानते, बट हाउ टू राइट, तो इस पर एक गोष्ठी बिल्कुल रखें आप लोग, फिर हम सब मिले तो ये इस पे एक लंबी चर्चा हो, तो कम से कम ये विंडो ना बंद हो जाए यार, नहीं तो विंडो सुखाड़ने लगती है। तो इस पे बिल्कुल रखें और हम बिल्कुल ये जो आख्या जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल इस पे बातचीत होनी चाहिए। आई एम थैंकफुल टू आख्या एंड यू आर, आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ कि यार ऐसी ऐसी, मैं लखनऊ में भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि यार ऐसी गोष्ठियां हो। ये गोष्ठियों की परंपरा खत्म हुई, कॉफी शॉप खत्म हो गए, तो वो जी कुछ सर। होता नहीं, सब आदमी घर में बैठ गया, तो वो करे। चलिए, इट्स माय फीलिंग, बिल्कुल रखिए, तो इसमें बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, जब भी रखोगे आई एम देयर बहुत विदाउट बहुत एनी बहुत कॉस्ट। धन्यवाद सर। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कड़ी रही है सत्पत्र की, और आपका वक्तव्य भी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला कि प्रेम एक नेचर है, और सही बात है कि प्रेम के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता जो प्रेम से जुड़ा हो। प्रेम
अपने आप में ही एक क्रांतिकारी काम है और बीते समय ने प्रेम के मूल्यों को किस तरह से बदल कर रख दिया है। सत्पत्र इसी क्षेत्र में एक पहल है प्रेम को संरक्षित करने का। सत्पत्र और मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए विदा साथियों, नमस्कार। बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं।